हेलो गाइस। लास्ट पार्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का हमने पार्ट 1 देखा था। पार्ट 2 की बात है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पे पार्ट 2 देखेंगे। इसके बाद मे बी अगर ऐसा लगा तो पार्ट 3 भी आएगा। इसका रीज़न ये है कि पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर किया था। जैसे कि आपका सबसे पहले अगर हम बात करें तो वाई माइल्ड स्टील आर यूज्ड इन द सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, पहला टॉपिक हमारा ये था। सेकंड टॉपिक हमारा ये था कि व्हाट आर द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एंड अगर हम माइल्ड स्टील की बात करते हैं तो माइल्ड स्टील में जो भी टेस्टिंग करते हैं, जो भी मेटल का टेस्टिंग है, वो किस तरीके से टेस्टिंग करते हैं, दूसरी चीज हो गया। सेकेंड थिंग, आपको थर्ड थिंग ये था कि अगर हम टेस्टिंग करने के बाद जो ग्राफ बनाते हैं वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है, सारी चीज हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में माइल्ड स्टील के ऊपर कौन कौन से पॉइंट होते हैं, इंडिविजुअल सारे पॉइंट को हमने एक एक करके कवर किया था कि कौन से पॉइंट किस चीज के लिए यूज होता है और कहाँ पे उसका इस्तेमाल करते हैं। दिस इज अ पॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आया था कि अगर हम बात करें कि वो तो टेंशन टेस्ट है, अगर हम माइल्ड स्टील के केस में दो अलग अलग तरीके के कर्व थे, एक आपका इंजीनियरिंग कर्व था, दूसरा आपको एक्चुअल कर्व है, ट्रू कर्व कह सकते हो, वो था। उसी तरीके से कंप्रेशन कर्व फॉर द माइल्ड स्टील केस में क्या हो जाएगा। तो हमने वहां तक स्टॉप किया था। अब आगे आते हैं हम कंप्रेशन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। नेक्स्ट हेडिंग, कंप्रेशन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। तो कंप्रेशन कर्व फॉर माइल्ड स्टील की अगर हम बात करें तो जस्ट ड्रॉ ए सिंबल डायग्राम विद द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की अगर हम बात करें तो ओके। सो दिस इज द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे एज यू नो वेरी वेल कि हम सिग्मा लेंगे। एक्स एक्सिस पे आपका एप्सिलॉन होगा, यानी कि स्ट्रेन होगा। दिस इज द स्ट्रेन, ये आपका स्ट्रेस। जो इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए ध्यान से। एक ये हो गया, उसी के साथ साथ एक और बनेगा। तो दो अलग अलग, ये जो आपका कर्व कहलाएगा वो आपका एक्चुअल कर्व कहलाएगा, और जो ऊपर वाला बना वो आपका इंजीनियरिंग कर्व कहलाएगा। याद आ गया, लास्ट क्लास में हमने सारे चीज डिस्कस किया था, इंजीनियरिंग कर्व। तो दो अलग अलग कर्व हो गए, एक आपका एक्चुअल कर्व, दूसरा आपका इंजीनियरिंग कर्व। अब इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम यील्ड स्ट्रेस की बात करते हैं तो यील्ड स्ट्रेस कहाँ पे दिखाएगा, दिस इज द सिग्मा वाई। क्या हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेस दैट इज द सिग्मा वाई। तो सिग्मा वाई का जो वैल्यू होता है, सिग्मा वाई का जो वैल्यू होता है कंप्रेशन के केस में, सिग्मा वाई इक्वल्स टू 263 न्यूटन पर एम स्क्वायर। एंड लास्ट क्लास में आपको बताया था कि सिग्मा वाई एंड सिग्मा यू क्या होता है। सिग्मा वाई का वैल्यू फॉर द टेंशन टेस्ट के लिए 250 होता है, और अल्टीमेट जो स्ट्रेस होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस कितना होता है, 350 न्यूटन पर एम स्क्वायर होते हैं। दो अलग अलग चीजें बताए थे। सिग्मा वाई फॉर द टेंशन, सिग्मा वाई फॉर द कंप्रेशन इज 263 एंड टेंशन के लिए 250, और अल्टीमेट स्ट्रेस जो है वो 350 न्यूटन पर एम स्क्वायर होते हैं। तो इन कंप्रेशन टेस्ट, एक लाइन छोटू सा लिख लेते हैं नीचे। इन कंप्रेशन टेस्ट यील्ड प्लेटू, यील्ड प्लेटू कहाँ था, जो परफेक्टली प्लास्टिक जोन होता है, दैट इज द यील्ड प्लेटू। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें जो यील्ड प्लेटू वाला जो पोर्शन है वो काफी कम है, काफी छोटा है, दैट इज द यील्ड प्लेटू। तो इन कंप्रेशन टेस्ट द यील्ड प्लेटू इज वेरी स्मॉल। सो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील की अगर हम बात करें, दैट इज इन टेंशन एंड कंप्रेशन इज नियरली सेम। तो इन कंप्रेशन टेस्ट यील्ड प्लेटू is very small. Yield plateau is very small, so the Young's modulus is Young modulus in tension
and compression. Compression is nearly same. I hope so clear. बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये चीजें कि इंटेंशन एंड कंप्रेशन नियरली सेम। जो फर्स्ट टॉपिक जो पार्ट वन था, पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि वाई माइल्ड स्टील आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द सिविल इंजीनियरिंग वर्क, बिकॉज जो यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं वो टेंशन एंड कंप्रेशन में सेम होते हैं। अब कुछ डिफरेंट ग्रेड ऑफ द स्टील की अगर हम बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील, जैसे कि माइल्ड स्टील हो गया, HYSD बार हो गया, HTS बार हो गया, तो इनके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे दिखेंगे। सो कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, क्या कहला रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन टेंशन, हम कंप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, फॉर वेरियस ग्रेड ऑफ द स्टील। अब सवाल ये है कि वेरियस ग्रेड की जो डिपेंडेंसी है वो किस पे होता है। तो एज यू नो वेरी वेल, पहले मैं आपको बता चुका हूं लास्ट क्लास में कि कार्बन कंटेंट अगर हमारा चेंज होगा, कार्बन कंटेंट अगर आपका चेंज होते जाता है किसी मटेरियल में, तो उसके हार्डनेस, स्ट्रेंथ, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, इन सारे चीज पे इफेक्ट आएंगे। तो सपोज दैट कि माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट है, उसमें कार्बन कंटेंट को हम इंक्रीज करते हैं, जो माइल्ड स्टील है उसमें कार्बन कंटेंट को बढ़ाएंगे तो उसकी डक्टिलिटी रिड्यूस होगी या इंक्रीज होगा, यानी कि डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। तो डक्टिलिटी विल बी रिड्यूस और ब्रिटलनेस क्या होगा, उसका बढ़ेगा। अगर कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करेंगे तो डक्टिलिटी घटेगी, ब्रिटलनेस बढ़ेगा, हार्डनेस बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, टफनेस बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से डायग्राम पे देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा क्या कहला रहा है। द फर्स्ट कर्व इज बिलोंग टू द माइल्ड स्टील, the first curve is belong to the mild steel, second curve is belong to the HYSD bar, those who are in the green color. HYSD bar, third one is belong to the HTS, क्या कहला रहा है, HTS। ठीक है, तो ये आपको HTS हो गया। ये आपको जो सेकंड वाला है वो HYSD है। अब इसमें वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं, इसमें वेरिएशंस का सिर्फ एक रीजन है, कार्बन कंटेंट का परसेंटेज इंक्रीज होना। माइल्ड स्टील में सबसे कम कार्बन कंटेंट है, उससे ज्यादा आपको HYSD बार में, उससे सबसे ज्यादा किसमें, HTS बार में है। तो अगर हम इनके यील्ड पॉइंट देखें तो दैट इज यील्ड पॉइंट ऑफ दिस, इसका यील्ड पॉइंट कुछ यहां मिलेगा, इसका यील्ड पॉइंट कुछ यहां मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको सिग्मा y1, सिग्मा y2, सिग्मा y3, दिस इज द सिग्मा, दिस इज द एप्सिलॉन, दिस इज द सिग्मा एंड दिस इज द एप्सिलॉन। तो ये चीजें हो गए। अब सवाल ये है कि जो स्लोप की अगर हम बात करें तो स्लोप विल बी सेम, यानी कि dy by dx विल बी e इज कांस्टेंट, कुछ इस तरीके से। ये आपका dy, ये आपका dx। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो कि dy, कल ही आपको बताया था लास्ट क्लास में, dy by dx, इससे प्रीवियस जो सेशन है वो कांस्टेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू e। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एनी टाइप ऑफ द स्टील, चाहे वो हम माइल्ड स्टील की बात करें, HYSD बार की बात करें, HTS बार की बात करें या फिर TMT बार की बात करें, एनी टाइप ऑफ द स्टील के केस में जो हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो इसी तरीके से यहाँ पे कॉर्नर में लिख लेते हैं सिग्मा 1 यानी सिग्मा y1 फॉर द माइल्ड स्टील, सिग्मा y2
फॉर द HYSD बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। क्या होता है HYSD का फुल फॉर्म? हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। सिग्मा Y3 हाई टेंशन स्टील बार, HTS हाई टेंशन स्टील बार। गॉट इट? तो इस तरीके से हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो देखा कि माइल्ड स्टील के केस में क्या होता है, HYSD बार के केस में क्या होता है, और HTS बार के केस में क्या होता है। दिस इज द पॉइंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सम इंपॉर्टेंट नोट, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि if you're talking about the Young's modulus of elasticity, तो then any grade of the steel or all type of the grade of the steel, the Young's modulus of elasticity will be same or equal, that is equal to 2 into 10 power 5 Newton per mm square. Got it? कहने का मतलब ये होता है कि जो हम माइल्ड स्टील की बात करें, HYSD बार की बात करें, HTS बार की बात करें, सब जगह बराबर होंगे। तो we'll just going to write some note. फर्स्ट नोट काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है। यंग्स मॉडुलस, मॉड का मतलब मॉडुलस हो गया, फॉर, कहीं पे मॉड भी लिख सकता हूं मैं तो इसलिए बताता हूं, फॉर ऑल द स्टील ग्रेड, फॉर ऑल द स्टील ग्रेड इज इक्वल। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है, 2 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो इन दिस पर्टिकुलर फिगर व्हाट यू कैन से कि माइल्ड स्टील, इन दिस पर्टिकुलर फिगर माइल्ड स्टील इज द मोस्ट डक्टाइल, उसके बाद HYSD, उसके बाद HTS, ठीक है। तो लीस्ट डक्टाइल मटेरियल इज द HTS एंड मोस्ट डक्टाइल मटेरियल इज द माइल्ड स्टील। तो यू कैन जस्ट राइट इट एज लाइक दिस कि माइल्ड स्टील is most ductile and HTS is least ductile। तो ये चेंजेज क्यों आ रहे हैं? चेंजेज ओनली ड्यू टू द कार्बन कंटेंट, चेंजेज ओनली ड्यू टू द कार्बन कंटेंट। गॉट इट? अगर आपसे पूछा जाए कि माइल्ड स्टील, HYSD बार, HTS बार की अगर हम बात करें तो इसमें जो चेंजेज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, तो चेंजेज ओनली टू द कार्बन कंटेंट। तो कार्बन कंटेंट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, कार्बन कंटेंट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ते जाएगा, हार्डनेस उसका बढ़ते जाएगा, ब्रिटलनेस उसका बढ़ते जाएगा, लेकिन उसकी जो डक्टिलिटी है वो घटते जाएगी। क्या हो जाएगा? डक्टिलिटी जो है वो घटते जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है कि कहने का मतलब यही हो कि माइल्ड स्टील क्या हो गया, HYSD बार क्या हो गया, HTS बार क्या हो गया, और dy/dx के फॉर्म में हम क्या चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट और है, एक छोटा सा पॉइंट और लिखते हैं। आपने TMT सरिया का नाम सुना होगा या फिर TMT बार का नाम सुना होगा। तो थर्ड पॉइंट TMT बार, TMT स्टील सुना होगा, आपने ऐड भी देखा होगा टीवी में कि TMT बार दैट इज थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। क्या होता है? थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, ठीक है। तो दैट इज द थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार कहलाता है, दिस इज द TMT बार। अब इसके कुछ एडवांटेज होते हैं ओवर द माइल्ड स्टील बार। क्या एडवांटेज होता है हम आपको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार की बात करें तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा, कुछ ना कुछ तो अच्छाइयां होगा इसके ऊपर। तो सबसे पहला, दिस बार इज ए कोरोजन रेजिस्टेंट बार। कोरोजन रेजिस्टेंट बार का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि आपने देखा होगा कोस्टल एरिया, स्पेशली फॉर द कोस्टल एरिया की बात करते हैं, या फिर जहां पे सॉल्टी वाटर, कोस्टल एरिया में क्या होता है, समुद्र का पानी होता है, समुद्र का पानी नमकीन होता है, सॉल्टी वाटर होता है। जब वो रेन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जब बारिश के पानी आते हैं, जब उस मटेरियल पे यानी कि जिस जो माइल्ड स्टील के पे अगर गिरते हैं तो उसमें कोरोजन होना शुरू होता है। लेकिन TMT बार को इस तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाता है कि कोई भी इफेक्ट नहीं होता है आपका अल्कलाइन वाटर के कारण, सॉल्टी वाटर के कारण, या सी वाटर के कारण, या सल्फेट वाटर के कारण, ये सब चीजें हैं, क्लोरीन वाटर। तो इसका यूज और कहाँ पे करते हैं, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम इसका यूज करते हैं, या फिर सीवेज जो सीवर यूज करते हैं वहां पे हम TMT बार का यूज करते हैं, या फिर जो सी वाले एरिया होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कि
सी एरिया, जैसे कि मुंबई का कोस्टल एरिया हो गया, या फिर उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सारे कोस्टल एरिया में हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, टीएमडी बार यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि वहां पे जहां पे कोरोजन का चांसेस काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा चांसेस होता है कोरोजन का, उस जगह पे हम क्या यूज करते हैं, टीएमटी बार यूज करते हैं, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार यूज करते हैं। Why we are using the thermomechanically treated bar? Because this is the long life against ordinary bar। या फिर लॉन्गर लाइफ लिख लो, हायर ड्यूरेबिलिटी लिख लो। तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट फ्यू पॉइंट्स। टीएमटी बार की अगर हम बात करें तो लॉन्गर लाइफ अगेंस्ट ऑर्डिनरी बार, कहां पे यूज करते हैं, समझ में आ गया आपको, अगेंस्ट ऑर्डिनरी बार। गॉट इट। अगर कहीं पे किसी को दिक्कत है तो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ लास्ट में, आप वहां से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे, और कोई डाउट है तो वहां पर डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। हाई डक्टिलिटी एंड बेंडिंग कैपेसिटी, हाई डक्टिलिटी एंड बेंडिंग कैपेसिटी, इसके बारे में और डिटेल्स में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के स्टील चैप्टर में कवर करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो जो सोम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एंड द लॉन्गर लाइफ अगेंस्ट ऑर्डिनरी बार हो गया, हायर ड्यूरेबिलिटी एंड बेंडिंग कैपेसिटी, थर्ड वन इजिली वेल्डेड, ऐसा नहीं कि इसको वेल्ड नहीं कर सकते हैं, आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। हायर यील्ड स्ट्रेंथ, अब बताओ मुझे कि हायर यील्ड स्ट्रेंथ अगर है तो हम इसको कहां पे यूज करते हैं, कैन वी यूज इन द सिस्मिक जोन, जहां पे सिस्मिक जोन एक्टिविटी ज्यादा है वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हायर यील्ड स्ट्रेंथ, सो या फिर हेंस हेंस यूज या कैन बी यूज्ड इन सिस्मिक जोन या फिर अर्थक्वेक जोन, सिस्मिक जोन या अर्थक्वेक जोन एक ही चीज हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द टीएमटी बार, ज्यादा हमें नहीं जानना। जैसे कि अगर हम देखा जाए कि टीएमटी बार जो हम मोस्टली कहां पे यूज करते हैं, तो मोस्टली टीएमटी बार इज यूज इन द कोस्टल एरिया, मोस्टली यूज्ड इन कोस्टल एरिया, मतलब उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु, इस साइड हो गया, आपको थ्रू आउट चलते जाओ। इस साइड मुंबई से स्टार्ट हो जाए, फिर गुजरात से कर लो आप, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, ये सारे के सारे आपको आ जाएंगे। तो कोस्टल एरिया जो है उस कोस्टल एरिया वाले में ये आपको टीएमटी बार का यूज करते हैं। सो टीएमटी बार में क्या यूज होता था, कॉपर निकेल के वाले फॉर्म में क्या होते हैं, या फिर माइक्रो टीएमटी बार, वो अलग चीज है, वो सब हमें डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे। वी विल जस्ट नो द कि टीएमटी बार क्या होता है और इसका बेनिफिट कहाँ पे होता है, और दिस इज अगर कंपेयर करते हैं माइल्ड स्टील से, ऑर्डिनरी बार से, तो उसका क्या बेनिफिट होता है। तो ये चीजें हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। कहने का मतलब है कि जो सिविल इंजीनियरिंग वर्क में अगर हम यूज करते हैं, जैसे कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल इन टेंशन। हम हर जगह पे टेंशन टेस्ट ही कर रहे हैं, कंप्रेशन टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो इन टेंशन, तो इस केस में एक छोटू सा डायग्राम देखते हैं, क्या कहला रहा है हमारा डायग्राम। दिस इज द ग्राफ, कैसा बनेगा ग्राफ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे माइल्ड स्टील का, एज यू नो वेरी वेल, माइल्ड स्टील का ग्राफ आपको बहुत अच्छे से पता है,
और अब तक तो याद हो गया होगा माइल्ड स्टील ग्राफ। ठीक है, दिस इज फॉर द माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के बाद जो दूसरा वाला ग्राफ बनाएंगे हम कास्ट आयरन का। जो रेड कलर से, दैट इज फॉर द कास्ट आयरन। जो आपको अभी ब्लू कलर से बना रहा हूं, दिस इज फॉर द एल्यूमिनियम। ये आपको एल्यूमिनियम, ये आपको माइल्ड स्टील, ये आपका कास्ट आयरन। ओके, अब कुछ आ जाओ नीचे, कंक्रीट और कॉर्क की बात करते हैं। तो द लाइन विच इज इन द ग्रीन कलर, दैट इज द कॉर्क। द लाइन इज इन द येलो कलर, दैट इज द कंक्रीट। ठीक है, अब एक स्पेशल टाइप का है, कौन सा स्पेशल टाइप का, दैट इज रबर। तो रबर का कुछ ये होता है फॉर्मेशन। ये पॉइंट ए है और ये आपका रबर। ओके, आई थिंक सो दिस इज क्लियर। हर एक का ग्राफ जो है आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज द एप्सिलॉन यानी स्ट्रेन हो गया, दिस इज द सिग्मा दैट इज द स्ट्रेस है। ठीक है, तो अब इस तरीके से आपको क्या दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि इसमें जो मैक्सिमम मैक्सिमम जो आपको यहाँ पे है वो किसका, माइल्ड स्टील का है। जो अगर हम डक्टिलिटी की बात करें, मैक्सिमम डक्टिलिटी फॉर द माइल्ड स्टील। इसके बाद जो उसके बाद आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का जो डक्टिलिटी दिख रहा है यहाँ पे। तो मैक्सिमम डक्टाइल मटेरियल इज द माइल्ड स्टील। अब रबर को भी तो कहो कि ये भी तो डक्टाइल ही मटेरियल है, उसको भी खींचते हैं तो बड़ा हो जाता है और फिर छोड़ते हैं तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में शेप में गेन आता है। लेकिन रबर हैविंग ए इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द हिस्टेरियस प्रॉपर्टी और हिस्टेरियस लॉ। कहने का मतलब यह है कि लोडिंग और अनलोडिंग कर्व दोनों विद इन इलास्टिक लिमिट अलग अलग होते हैं। ध्यान सुनिएगा, वैसा मटेरियल जिसका लोडिंग और अनलोडिंग कर्व दोनों अलग अलग होते हैं, दिस इज कॉल्ड द हिस्टेरियस प्रॉपर्टी, हिस्टेरियस मटेरियल या हिस्टेरियस लॉस, दैट इज इन केस ऑफ द रबर। रबर एक स्पेशल टाइप का प्रॉपर्टी रखता है। बाकी आपको क्या बताया था कि अगर किसी मटेरियल पे हम लोड अप्लाई करते हैं और उस पे से लोड को रिमूव कर देते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट, अगर वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज और अपने ओरिजिनल पोजीशंस को गेन कर लेता है, दैट इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड द इलास्टिक प्रॉपर्टी और इलास्टिक मटेरियल। तो यही चीजें हैं। अब इसमें फ्रैक्चर पॉइंट जो दिख रहा है आपको, कि फ्रैक्चर पॉइंट तो जो स्ट्रेन की बात करेंगे तो विद इन इलास्टिक लिमिट एंड बियॉन्ड इलास्टिक। तो कंक्रीट कॉर्क इज व्हाट, दैट इज द ब्रिटल मटेरियल। कास्ट आयरन इज व्हाट, दैट इज आल्सो ब्रिटल मटेरियल। लेकिन माइल्ड स्टील एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो दिस इज द डक्टाइल मटेरियल। सो यू कैन से कि हाँ रबर भी तो हमारा डक्टाइल मटेरियल है, लेकिन नहीं, रबर अगर हम कंपेयर करते हैं आपके माइल्ड स्टील से और कुछ अलग टर्म से, लाइक दैट के आपको बताते हैं क्या होता है। तो रबर इज ऑल्सो अ ब्रिटल मटेरियल। क्यों रबर एक ब्रिटल मटेरियल है, क्योंकि द ब्रिटलनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल प्लास्टिक स्ट्रेन। The brittleness is represented by the small plastic strain. So rubber is also a brittle material. तो प्लास्टिक स्ट्रेन की बात करेंगे। प्लास्टिक स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन वो हो गया कि when we will not when we apply a load and at a certain point after the yield point, when we stop the loading, then permanent deformation or throughout deformation without any increase in the load, that particular zone is called the perfectly plastic or yield plateau or plastic region or plastic zone. I hope so this is clear. I hope so this is very clear. So just write it as some few important points, जैसे कि आपको क्या कहना है, स्ट्रेस के केस में क्या हो जाएगा और स्ट्रेन के केस में क्या हो जाएगा। Got it? So come to the point.
कि कुछ इसके लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, क्या हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट टर्म्स कहलाता है, तो एक एक करके नोट डाउन करते हैं, ठीक है। सो जस्ट अ मोमेंट। यहां तक आई थिंक तो सबको क्लियर होगा, देर इज नो एनी डाउट, नो एनी इशू। सो इफ यू हैव एनी डाउट, तो मैंने आपको बताया कि आपके पास अभी लास्ट में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का नाम या फिर लिंक, हर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा देता हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो आप नंबर आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो उनके लिए लास्ट में नंबर लिख दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का, अगर मान लें कि चैनल कभी कभी लिंक काम नहीं करता है उस केस में, गॉट इट। So this is all about this different type of the graph. अब आगे आते हैं हम, देखिए फर्स्ट नोट या फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसी के रिगार्डिंग। The elasticity of a material is represented by its Young's modulus. Hence, steel is more elastic than rubber. Got it? The elasticity of material is represented by its Young's modulus. Young's modulus, hence, steel is more elastic than rubber. Got it? Well, steel is more elastic than rubber. नेक्स्ट पॉइंट अब लिख लेते हैं कि द ब्रिटलनेस इज रिप्रेजेंटेड, द ब्रिटलनेस is represented by small plastic strain. Small plastic strain, hence rubber is brittle. Rubber is brittle. Next one, cast iron, cork and concrete. Cast iron, cork and concrete are also brittle material. Are also brittle material. So we can say कि generally brittle material are weak in tension. Generally you can say कि brittle material are very weak in tension. तो एक लाइन लिख लेते हैं, generally brittle material are weak in tension. अभी टेंशन टेस्ट और कंप्रेशन टेस्ट आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो आगे हम पॉइंट की बात करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हमसे पूछा जाए कि कास्ट आयरन का यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी कितना होता है, तो वी विल जस्ट कंपेयर विद द यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी विद द स्टील, कास्ट आयरन का, एल्यूमिनियम का, कंक्रीट का, इन सब का। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ कास्ट आयरन इज नियरली equals to 1/2 of ES, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील। तो ECI, नाउ यू कैन राइट इट एज लाइक दिस कि ECI, E cast iron is equals to 1/2 times of the ES,
E aluminum is equals to 1/3 times of the ES. Got it? E concrete, तो 1/10 to 1/15 times of the ES. I think so. These all points are clear to you people. ठीक है? So this is clear. This is everything is clear. I hope so कि all of you understand. And when we are talking about the कि भैया ES का वैल्यू क्या होता है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, जैसे फॉर स्टील। इन टाइप ऑफ द स्टील की बात करो, चाहे HVSD की बात करो, HTS की बात करो, माइल्ड स्टील की बात करो, जो आपकी इच्छा है। जो आपकी इच्छा है, आप किसी के बारे में बात कर लो, वो सारे के सारे आपके बराबर ही वैल्यू आएंगे। सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस। ठीक है, तो एक सेकंड, कुछ प्रिंट नहीं हुआ था। फॉर स्टील, so now the next term is the elasticity. What do you mean by the elasticity? What do you mean by the brittleness? What do you mean by the toughness? What do you mean by the hardness and other terms? So let's start with the elasticity. सो व्हाट डू यू मीन बाय elasticity? elasticity क्या कहलाता है? सबसे पहला सवाल है कि elasticity क्या कहलाता है। तो ध्यान से सुनिए, वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, प्रीवियस सेशन में जो पार्ट 1 था वहां पे हमने डिस्कस किया था। अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू कि जैसे कि कोई मटेरियल है, जैसे कि कोई मटेरियल है, सपोज दैट कि दिस इज अ केबल। ठीक है, इसी केबल को हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद इसको वापस छोड़ देते हैं। तो अगर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, क्लियर है चीजें? जैसे कि कोई केबल है, इसी केबल को हमने तार को खींचा, खींचने के बाद ये अपने जब लोड हटाया, अगर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है विद इन इलास्टिक लिमिट, दैट इज कॉल्ड द elasticity. So we can say कि elasticity is a property of a metal due to which after the removal of load original dimension are recovered. What will happen? Original dimension are recovered, that is called elasticity. अब इसके बाद उसी के केस में आ जाते हैं कि इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, या फिर रेजिलियंस कहते हैं इसको, रेजिलियंस क्या होता है, हाइपर रेजिलियंस क्या हो चुका, हाइपर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर हाइपर रेजिलियंस क्या होता है। तो दीज आर द पॉइंट्स वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो सबसे पहले हम आते हैं इलास्टिसिटी पे, इलास्टिसिटी क्या कहलाता है। देखिए, suppose that this is a curve. Okay, so this is the y-axis and this is the x-axis. x-axis पे आप एप्सिलॉन दिखाओगे, यहाँ पे आप सिग्मा दिखाओगे। गॉट इट? अब क्या होता है कि यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग कर्व की बात करते हैं। तो लोडिंग कर्व आपका ये दिखाया और ये आपका अनलोडिंग कर्व है। तो if loading and unloading curve are same, if loading and unloading curve are same, then that particular material या that particular point is called the elastic point or elastic limit. समझ में आया? और इसके अंदर जो एनर्जी जो डेवलप होगा या स्टोर होगा, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी।
क्या बोलेंगे, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। तो दिस इज द बी पॉइंट इज द इलास्टिक पॉइंट, ए पॉइंट इज द प्रोपोर्शनल लिमिट, बी इज द इलास्टिक लिमिट। तो इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्लैश, या फिर बेटर है ऐसे लिखिए, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ज्यादा सही है। पर यूनिट वॉल्यूम। आपको एक्स एक्सिस पे आपको एप्सिलॉन दिख रहा है, यानी कि स्ट्रेन हो गया, और वाई एक्सिस पे क्या आपका स्ट्रेस है। गॉट इट। सो विद इन इलास्टिक लिमिट अगर हम लोड को अप्लाई करते हैं और रिमूव करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस तरह से हाइपर रेजिलियंस क्या कहलाता है और हाइपर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी क्या कहलाता है। तो एक छोटा सा पॉइंट देखिए, एक और ग्राफ। सो when the loading curve and unloading curve are different, क्या कहला रहा है, when loading curve and unloading curve are different beyond elastic limit, तो वो क्या कहलाएगा, हाइपर रेजिलियंस। जैसे कि पॉइंट बी है, ठीक है। तो just I'm going to show the loading and unloading curve. This is the loading curve, this is the unloading curve, again this is the loading and unloading, got it। तो स्ट्रेन एनर्जी की बात करें अगर हम, हाइपर स्ट्रेन एनर्जी या हाइपर रेजिलियंस की बात कर लें, तो ये कुछ आएगा हाइपर रेजिलियंस। बी पॉइंट इज द इलास्टिक पॉइंट, सो यहां पे आ जाता है ये आपका हाइपर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और इसी को क्या बोलेंगे, हाइपर रेजिलियंस। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है डायरेक्टली, हाइपर रेजिलियंस। तो दिस पॉइंट इज द ओ पॉइंट, दिस इज द पी पॉइंट एंड दिस इज द क्यू पॉइंट, और दिस इज द एप्सिलॉन एंड दिस इज द सिग्मा, गॉट इट। सो एक में स्ट्रेन है, दूसरे में आपका स्ट्रेस है। तो इस तरीके से हम इनको कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ टू डिफाइन ऑल द पॉइंट्स। तो इट्स वेरी सिंपल, सो जस्ट राइटिंग द पॉइंट की क्या कहलाता हमारा इलास्टिसिटी। सो जस्ट आई एम गोइंग टू राइट कि इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल that property of metal due to which after removal of load original dimension are recovered। original dimension are recovered। So within elastic limit,
within elastic limit stress strain may be linear or non linear. क्यों नॉन लीनियर का क्या फायदा है क्या घाटा है वो देखेंगे अभी आगे. Within elastic limit strain stress may be linear or non-linear. Non-linear. In most of the elastic metal, in most of elastic metals, loading and unloading curve will be same. Elastic metals, जैसे कि एग्जांपल के लिए बताएंगे भी आपको, लोडिंग एंड अनलोडिंग, loading and unloading curve will be same. क्या हो जाएगा? लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व विल बी सेम विद इन इलास्टिक लिमिट. कहां पे? विद इन इलास्टिक लिमिट. लेकिन लेकिन क्या भाई? विद इन इलास्टिक लिमिट तो सब सेम हो जाए, विद इन इलास्टिक लिमिट. बट इफ लोडिंग इज डन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, तो क्या हो जाएगा? इफ लोडिंग इज डन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट देन अनलोडिंग कर्व विल बी डिफरेंट. जैसे कि पीछे वाला फिगर में दिखा, अनलोडिंग कर्व विल बी डिफरेंट. बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, बी पॉइंट इज द इलास्टिक पॉइंट, तो बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट तो अनलोडिंग और लोडिंग कर्व क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएंगे. सो आ जाइए नीचे. विद इन इलास्टिक लिमिट, नेक्स्ट पॉइंट, if loading is done beyond elastic limit, loading is done beyond elastic limit, then unloading curve then unloading curve will be what? Will be different. It's different, but unloading curve is parallel to the initial portion of the loading curve. ये एक चीज का ध्यान होता है. But the unloading curve, इस चीज का फायदा होता है, इसी से हम कैलकुलेट करते हैं, इज parallel to initial portion of loading curve. इनिशियल पोर्शन ऑफ द लोडिंग कर्व. तो जैसे कि फिगर में आपको यहाँ पे दिखा होगा, जैसे कि एक सेकंड ध्यान से देखिए, क्या कलर है? ये जो रेड वाला लाइन है दैट इज अ पैरेलल. ये जो रेड वाला लाइन है ये क्या दिख रहा है आपको? पैरेलल ही तो दिख रहा है. तो इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है. तो वही कह रहा है कि अनलोडिंग कर्व इज पैरेलल टू द इनिशियल लाइन. So the strain energy stored within elastic limit is called elastic strain energy or resilience, or strain energy stored beyond elastic limit, that is the hyper resilience or hyper elastic strain energy. Strain energy stored within elastic limit, that is the resilience. तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं. The strain energy stored within elastic limit is called elastic strain energy.
elastic strain energy or resilience, where the energy released on unloading, या फिर ये लिख लो where loading is beyond elastic limit, is called हाइपर रेजिलियंस. पीछे बताया था अभी आपको फिगर के अकॉर्डिंग, हाइपर रेजिलियंस और हाइपर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी. हाइपर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी. सो अभी आपको एक प्रॉपर्टी का नाम बताया था, दैट इज द हिस्टेरियस प्रॉपर्टी. दिस इज ओनली एंड ओनली फाइंड इन द रबर, विच दोज मटेरियल वी आर यूजिंग, दैट इज द रबर. सो उस केस में क्या होता है कि लोडिंग कर्व और अनलोडिंग कर्व दोनों डिफरेंट थे. कि एन elastic rubber shows different loading and unloading curve even within the elastic limit. So such phenomena or such property is called hysteresis phenomena or hysteresis property, which is only occur in the rubber. An elastic rubber shows different loading and unloading curve. Different loading and unloading curve even within elastic limit, such phenomena is called, such a phenomena is called hysteresis property, जिसमें पाया जाता है रबर में. Hysteresis property which is only in the rubber. Which is only in the rubber. ठीक है. इसका कुछ ग्राफ देख लीजिए, कुछ ऐसा बनेगा इसका ग्राफ. So this particular portion, this is the loading curve. Sorry, this is the loading curve or this is the unloading curve. Somehow some is going wrong, I don't understand. So this is the loading curve or this is the unloading curve. So this is the sigma, this is the epsilon, this point is the B, and this is the hysteresis loss. Hysteresis loss. This only found in the rubber. So अब सवाल ये है कि if metal is non-linear then what will happen?
if metal is non-linear elastic, if metal is non-linear elastic, then Young's modulus of elasticity is not constant or not defined in that particular metal. So we can find out or we can define with the help of tangent modulus and secant modulus. If metal is non-linear elastic, then Young's modulus is not constant or not defined, is not defined. In such case tangent modulus or secant modulus are defined. सो अगले क्लास में जो हम टैंजेंट मॉडुलस और सेकेंड मॉडुलस से स्टार्ट करेंगे कि टैंजेंट मॉडुलस को कैसे डिफाइन करते हैं, सेकेंड मॉडुलस क्या होता है। उसके बाद एक और टर्म, जैसे कि इसमें तो आपको यंग्स मॉडुलस नहीं मिल रहा था, तो आपने टैंजेंट मॉडुलस और सेकेंड मॉडुलस से फाइंड आउट कर लिया। अब क्या होता है कि किसी में यील्ड पॉइंट नहीं मिलता है, तो जब यील्ड पॉइंट नहीं मिलता तो हम वहां पे क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रूफ रेजिलियंस कैलकुलेट करते हैं। तो तीसरा पॉइंट आएगा प्रूफ रेजिलियंस। नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिए, टैंजेंट मॉडुलस, सेकेंड मॉडुलस, प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस के बाद आपका आता है रेजिलियंस। रेजिलियंस के बाद आपको टफनेस आएगा। टफनेस के बाद बाकी के जितने भी छोटे छोटे टर्म्स होंगे दैट विल बी कवर इन द पार्ट 3। ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, हार्ड, क्रीप वगैरह वगैरह जितने भी है ना, वो सारे के सारे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। दोज हु आर नॉट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 9810935295, आपका टेलीग्राम/व्हाट्सएप। और जो भी आपको लेसन लगता है कि दिस शुड बी द रिक्वायरमेंट ऑन प्रेटी बेसिस, जस्ट मैसेज मी हियर ओनली। टेलीग्राम पे आप मैसेज कर ले। इसके अलावा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए, एंड मेंशन योर सब्जेक्ट। गॉट इट। सो आज के लिए इतना ही। सो 9823। सो थैंक यू एवरीवन, and kindly write a feedback regarding this session.